तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है समझते हैं। सो कहता क्या है कि अगर कोई सॉल्यूशन बनेगा तो हम बाइनरी के बारे में पढ़ते हैं, दो चीजें उसमें होंगी। सो मान लो कि ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट होगा, ठीक है। सो ए कंपोनेंट होगा तो उसके बीच में एक अट्रैक्शन वर्क करेगा, बी कंपोनेंट होगा उसके बीच में एक अट्रैक्शन वर्क करेगा, दैट इज इंटरेक्शन बोल के काम चला रहे हैं, ठीक है। और जब दोनों मिक्स होंगे तो ए बी के बीच में इंटरेक्शन होगा और ए बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो कहता क्या है, कहता ऐसे है कि अगर आपके पास ए के बीच में है फोर्स, बीबी के बीच में फोर्स है और ए बी के बीच में फिर एस्टैब्लिश हो रहा है, तो कहता ऐसे है कि ए का इंटरेक्शन बीबी का इंटरेक्शन लगभग लगभग बराबर होगा किससे, तो ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीबी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगभग लगभग बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, आइडियल बना, ठीक है। अगर कब, जब ए बीबी ए बी के फोर्स के बराबर हो गया। अगर आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो आपके पास ये कहानी अलग हो जाएगी। और ये कहानी क्या हो जाएगी, तो इंटरेक्शन जो होगा या फोर्स जो होगा, इंटरेक्शन का मतलब सिंपल फोर्स है। सो होगा क्या कि ए बी का जो फोर्स है, ये बीबी ए सॉरी ए का जो फोर्स है या ए का जो इंटरेक्शन है वो बीबी के इंटरेक्शन के बराबर तो होगा, लेकिन ये ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। मतलब जो सॉल्यूशन बनने के बाद जो उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ये उतना नहीं होगा, उससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सॉल्यूशन बनने के बाद पार्टिकल्स में अट्रैक्शन बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। तो हम कहते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो हम बोलेंगे कि वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मोटे तौर पे गैसियस स्टेट से रिलेट करके समझो कि भैया जो हमारे रॉल्स लॉ को माना, वहां पे हम क्या बोलते थे, जो आइडियल गैस इक्वेशन को मानता है उसको बोलते थे आइडियल गैस, जो नहीं मानता वो रियल गैस। यहाँ पे भी कहानी वैसी है, जो रॉल्स लॉ को सीधा माना वो आइडियल गैस, जो रॉल्स लॉ को सीधा नहीं माना वो रियल गैस, या फिर आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। तो यही कहानी यहाँ पे रिपीट हो गई कि भैया हम बोल सकते हैं कि अपने पास आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, नॉन आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे। उसके बाद ये इंटरेक्शन वाली चीज कि अगर ए बी बी के बराबर ही फोर्स ए बी हुआ तो हम बोलेंगे कि आइडियल है। यहाँ पे बोलेंगे कि ऑल इंटरेक्शन, सॉरी तो थोड़ा इधर करता हूँ, यहाँ पे हाँ, यहाँ बोलता क्या है कि ऑल इंटरेक्शंस ए बी बी जो है वो ए बी के बराबर अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि भैया ये नॉन आइडियल है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि नॉन आइडियल है, बराबर है तो बोलेंगे आइडियल है। उसके बाद डेल्टा वी जीरो हुआ, डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जीरो हुआ तो आइडियल, नॉन जीरो हुआ तो नॉन आइडियल। डेल्टा एच अगर जीरो हुआ तो आइडियल, डेल्टा एच नॉन जीरो हुआ तो नॉन आइडियल। तो ये आपके पास सीधे याद रखना है इन पॉइंट्स को कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन होता है और कौन सा रियल होता है, क्या क्या उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। इसको फटाफट छापो, अभी नहीं लिखा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, जस्ट पिछले क्लास में लिखा था। तो किसी को समस्या हो तो पूछ लेना। डेल्टा इज चेंज इन इंथैल्पी, इनको सीधे याद रखना, इन पॉइंट्स को, पूरा थियोरेटिकल पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको फटाफट छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछ लेना। छापो। चेंज इन हीट या इन बाबू देखो, चेंज इन हीट जो होता है अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हम उसको डेल्टा एच के बराबर मानते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू। बाकी डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर पे वो क्यू के बराबर या हीट के बराबर हो जाता है। दीक्षा आइडियल सॉल्यूशन, अब बताओ आइडियल सॉल्यूशन बनेगा क्या, आसान है क्या बनना, बनता ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बनता है, लेकिन ये आसानी से नहीं बनता। अभी थोड़ा सा अपन आते हैं ना पॉजिटिव और निगेटिव पे। जैसे बहुत सारे सॉल्यूशन है, जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन ले लोगे तो वो ठीक है, वो बना देगा, वो आइडियल सॉल्यूशन काइंड ऑफ चीज बना देगा, ठीक है। लेकिन ये बात समझो कि भैया आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल में इतना आसान नहीं है, एक्चुअल में इतना आसानी से बनता नहीं है, ठीक है। छापो फटाफट से। बहुत कम बनता है, ये बहुत रेयर है।
छाप लिए? चलो जल्दी छापो फटाफट से। ये पॉइंट सीधे ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को सीधे ध्यान रखना कि क्या क्या होता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स, कि भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो देखो मेनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन बस बोल देते हैं चलेगा। और सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएशन। अब क्या है पॉजिटिव डेविएशन, क्या है नेगेटिव डेविएशन, समझो। कहता है कि अगर आपके पास जो एक्चुअल वेपर प्रेशर जो मिलेगा, जो एक्चुअल प्रेशर मिलेगा, वो अगर आपके पास ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड का मतलब है कि रॉल्स लॉ। अब एकदम आइडियल गैस याद करो तो याद आएगा कि यार रियल प्रेशर जो होता है वो एक्चुअल प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ऐड किया करते थे, याद आया, करेक्शन फैक्टर टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या कहानी है कि रॉल्स लॉ में जितना वेपर प्रेशर आता है, एक्चुअल में अगर उससे ज्यादा वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का दिखता है, तो हम बोलेंगे कि भैया वो जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। नॉन आइडियल तो ऑब्वियस है क्योंकि रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा। अगर जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से कम है, वेपर प्रेशर एक्चुअल इज वेपर प्रेशर लो लेस देन एक्सपेक्टेड, इसको स्टेटमेंट में नहीं लिखा, स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। सो एक्चुअल वेपर प्रेशर, एक्चुअल वीपी लेस देन एक्सपेक्टेड वीपी। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, जो रॉल्स लॉ से कैलकुलेट हो। सो अगर एक्चुअल वाला जो है वो जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे कम आया तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशन है, और अगर ज्यादा आया तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है। अब बात ये आती है कि ठीक है ये तो समझ गए, और क्या है भैया दोनों के बीच में डिफरेंस। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी जो होता है ना वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा फाइनल सॉल्यूशन का, तो हम बोलेंगे कि भैया डेल्टा वी पॉजिटिव है। इस केस में क्या होगा, डेल्टा वी निगेटिव, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि भैया उस केस में अगर वॉल्यूम घट रहा है तो निगेटिव, ऑब्वियस है ना, कम जाना मतलब निगेटिव होना, बढ़ जाना मतलब पॉजिटिव होना। नेक्स्ट थिंग है कि डेल्टा एच हमको पता है कि भैया जीरो तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा होगा जीरो से या छोटा होगा जीरो से, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में बड़ा होगा, नेगेटिव डेविएशन में छोटा होगा, किससे, जीरो से। एग्जाम्पल के तौर पे CH2 CH3 CO CH3, ये रॉल्स लॉ का एग्जाम, ये एक एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ये मिक्सचर दिस इज नोन एज कार्बन, देखो इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, और दिस वन इज एसीटोन। यहाँ पे क्या है, फेनॉल एनिलीन, ये दोनों का फॉर्मूला है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म इन दोनों का फॉर्मूला है, ठीक है। छापो फटाफट से, छापो, और कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ लो। बाकी ये चीजें याद रखनी है, इसमें न्यूमेरिकल्स कोई नहीं आने वाले, एकदम रट्टा मार के रखना है कि क्या होता है नॉन आइडियल, क्या होता है आइडियल, सारी चीज आपको ध्यान रखनी है।
इथेनॉल एसीटोन भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है रोशन। किसमें बोल रहा है? बोलो, देख लो एक बार, एग्जांपल चेक कर लो, ठीक है, फटाफट से चेक कर लो। रोशन चेक कर लिया क्या? मैं चेक करूं? किसी चैप्टर से किसका रिलेशन पूछ रहा है? अनिमेश किस पॉइंट का रिलेशन पूछ रहे हो, डेल्टा एच का या डेल्टा वी का? आइडियल गैस से, आइडियल गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स। रोशन चेक किया या मैं चेक करूं? फटाफट चेक करो। चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई आइडियल नॉन आइडियल की, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की, कोई ऐसा जिसको अभी तक नहीं लिखा है? कोई ऐसा जो अभी तक नहीं लिखा है? चलो ठीक है, आगे आते हैं। चलो ठीक है रोशन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये है अपने पास पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का ग्राफ। देखो नॉर्मल ग्राफ हमको पता है कैसा होता है, हमको ये पता है कि नॉर्मल लाइंस है, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी, ये नॉर्मल लाइन से हमको पता है। सो पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन इसमें कैसे होगा? तो देखो इस ग्राफ को बस इतना सा ध्यान रखना है, जो बता रहा हूँ ध्यान रखो। अगर जो आपके पास फाइनल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है, अगर उसको आपने ऊपर से उसमें पहाड़ बना दिया, ऊपर से अगर उसको पास करा रहे हो, ऊपर से अगर ग्राफ बन रहा है, तो दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो कहानी है तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, जितना प्रेशर हमको मिलना चाहिए था, हमको मान लो कि इस कंडीशन में यहाँ इतना प्रेशर मिलना चाहिए था, बट हमको ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, हमको एक्सपेक्टेशन से हाई प्रेशर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया अपने पास डेविएशन कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, अगर हमको एक्सपेक्टेशन से कम प्रेशर मिल रहा है, हमको पता है कि यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए था लेकिन इतना ही मिल रहा है, हम बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशन है। सीधे समझो कि पहाड़ बन गया, ऊपर चला गया तो पॉजिटिव, गड्ढे में चला गया तो नेगेटिव डेविएशन। हम जस्ट देखे थे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, घट रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। फटाफट से इस ग्राफ को बना लो, और किसी को तकलीफ है तो पूछ लो कि भैया हमको समझ नहीं आया। जल्दी से एक बनाना, दोनों नहीं बनाना, एक बना लो, दूसरा वाला अपने घर पे आराम से फुर्सत में बनाना। ये बना लो, पहला वाला बना लो, दूसरा वाला आराम से घर पे बनाना।
अनिमेश, अगर एक्सपेक्टेड से ऊपर प्रेशर आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड के ऊपर से ग्राफ जा रहा है, जितना हम सोचे थे कि वेपर प्रेशर मिलेगा उससे ज्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है। यहाँ देखो, इसको ध्यान दो, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मिलता जो पहले हम पढ़े थे ग्राफ, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, ये इससे ज्यादा मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्सपेक्टेड से अधिक प्रेशर मिल रहा है तो पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड से कम मिल रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है, डन है क्या? चलो ठीक है, तो आइए सबने इसको बना लिया होगा। कोई ऐसा जो अभी बना रहा है ग्राफ को? कोई ऐसा जो अभी भी ग्राफ बना रहा है? नहीं है? चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज एजियोट्रॉप्स। अब देखो, एजियोट्रॉप्स को समझने का कोशिश करो, ये बोर्ड्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। एजियोट्रॉप्स होता क्या है? एजियोट्रॉप्स हम उन मिक्सचर्स को बोलते हैं जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका जो कंपोजिशन होता है वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो सेम ही होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एजियोट्रॉप्स हम उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग नहीं किया जा सकता। उन क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका जो कंपोजिशन है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो सेम ही है। कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज का मतलब क्या हुआ? देखो, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज का मतलब हुआ एक्स ए, जो हम पहले यूज करते थे, पी नॉट ए एक्स ए। तो एक्स ए क्या होता था? लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स ए का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और वाई एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जो होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द गैसियस फेज या इन द वेपर फेज। दो चीजें थी, एक्स ए जो कि सॉल्यूशन के अंदर का मोल फ्रैक्शन था, और वाई ए जो कि वेपर में मोल फ्रैक्शन था। तो कहता क्या है एजियोट्रॉप की, अगर एक्स ए और वाई ए बराबर हो गए तो हम बोलेंगे कि भैया एजियोट्रॉप बन गया, और इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट का मतलब सेम है कि सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इसका मतलब यही हुआ कि भैया ये दोनों अगर कंपोजिशन सेम हुआ, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्स ए और वाई ए बराबर हो गया है और एक्स बी और वाई बी बराबर हो गया है। एक्स ए वाई ए बराबर हो गया है और एक्स बी वाई बी बराबर हो गया है। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम बोलते हैं कि भैया अपने पास क्या हो गया है, सो अपने को एजियोट्रॉप मिल गया है। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना पॉसिबल नहीं है। दो तरह के एजियोट्रॉप कौन से हैं? तो एक है दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा है दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये क्या होते हैं? होते क्या है इसको समझते हैं जरा। कहता क्या है कि वो एजियोट्रॉप जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाए, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाए रॉल्ड्स लॉ से, मतलब जो पहाड़ बनाता था। मतलब ऐसे समझो कि मैं इधर साइड में छोटू सा ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ को ध्यान देना कि अगर ऐसी कहानी आपको दिखी तो वो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। अपने को ऐसी कहानी मान लो दिख गई, तो ये अपने पास एक्सपेक्टेड ग्राफ है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ऐसा ही ग्राफ हमको मिले। ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं मिलके अगर कहानी कुछ ऐसी आ गई तो हम बोलेंगे कि भैया ये कौन सा है? ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, क्योंकि ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, पहाड़ बन रहा है। अगर निगेटिव डेविएशन दिखाया तो क्या होगा? तो निगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो हम उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखो इसकी कहानी कैसी होगी भैया? इसकी कहानी कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पे ये मान लो ऐसे, ये तो किधर भी हम बना सकते हैं, ऐसा तो कोई मना नहीं है अपने को। किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा ऐसे बना सकते हैं। चलो, इसमें मान लो इधर इसको ऐसे कर दिया,
ऐसे लगा दिया, इसको ऐसे लगा दिया, ये ऐसे बना दिया। ये रॉल्स लॉ का ग्राफ हो गया। अब मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या हुआ? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब ये नीचे में बनाएगा। इसका जो ग्राफ जाएगा, जो एक्चुअल ग्राफ होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे साइड जाएगा। मतलब अगर ये कहानी बनेगी तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा है? ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। इन दोनों का स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको सीधे ध्यान रखना है। ये सीधे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, नीट में पूछा गया है। 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथानॉल, ये जो है एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। एंड 68% एंड 32% वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर बाय मास, ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल। सो ये दोनों एग्जांपल हैं जो सीधे हमको ध्यान रखने हैं। दैट इज इथानॉल का, और सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड का, वो भी कितने परसेंट के साथ। तो ये 95% बाय वॉल्यूम है और ये 68% बाय मास है। आपको इनको सीधे ध्यान रखना है। चलेगा? चलो तो फटाफट से इनको छापो और किसी को तकलीफ हो तो पूछो। किसी को तकलीफ हो, कोई चीज समझ में नहीं आया तो फटाक से पूछो, और समझ में आ गया तो छापो। ये रट्टा मारना है बिल्कुल, ये पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है, रट्टा मारना है। इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांशु, अब की बार ज्यादा सब्जेक्टिव पार्ट है, रट्टा मारने वाली चीजें ज्यादा हैं। पहले 11th क्लास में समझने वाली चीजें आपको बहुत ज्यादा होती थी, लॉजिक्स बहुत ज्यादा होते थे। अब की बार वो नहीं, अब की बार पूरा लिखने वाला है। जितनी कॉपियां उस समय लिखने में नहीं भरी, अब की बार उतने ही भरेंगे। क्वेश्चंस कम, रट्टा मार ज्यादा। छाप के बता देना मेरे को, डायग्राम वो बना लेना साइड में जो बना हुआ है, और छापना। अभी लिखोगे तो याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे, इसे लिखना है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया और छोड़ो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये काम नहीं करना, लिखना है प्रॉपर। छाप के बता देना मेरे को। लंबा सा है, लिखने में टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आराम से, टाइम लगा।
छाप लिया क्या सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? छापो छापो। चलो ठीक है, बढ़े आगे। अभी भी बाकी है कोई ऐसा जो अभी भी नहीं छापा है? चलो ठीक है। सो अब अपन आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये अभी जस्ट आपने बना लिया इसको, दोनों के अगल बगल, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे जा रहा था, तो ये ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं बनता, हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा इस पे समझते हैं, ध्यान देते हैं। सो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियस सॉल्यूशन पढ़े तो सॉल्यूशन का, डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड नहीं करता है? मास, वॉल्यूम, साइज, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, नॉट डिपेंड्स ऑन मास, वॉल्यूम, साइज। ठीक है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि भैया क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमको समझ आ गया कि वो प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन का जो किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ शेप, बिल्कुल शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है दिव्यांशु, शेप, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है भैया जो इन पे डिपेंड नहीं करती है? तो मेनली अपने सिलेबस में 4 पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, सो हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। सो हम उसके बारे में बात करते हैं कि भैया ऐसी कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये कौन सी 4 हैं? तो अपने को जो सबसे पहला पढ़ना है, दैट इज RLVP। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज RLVP। अब RLVP क्या होता है, तो मैं पहले फुल फॉर्म लिखता हूँ, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म समझा दूंगा। सो पहला है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट में RLVP कहते हैं। ठीक है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड क्या है? एलिवेशन इन, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना।
ऊंचाई पे जाना, एलिवेटेड, सुना ना, एलिवेटेड रोड, ऊपर ऊपर जो रोड जाता है, ठीक है। एलिवेशन मतलब ऐसे बोलते हैं, फिजिक्स में भी यूज किया था, इतने एलिवेशन पे है, ठीक है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ठीक है, बिल्कुल एलिवेटर भी होता है। चलो थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? घटना, दिमाग वाला डिप्रेशन नहीं भाई, चलेगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस पढ़े हो तो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, और ये प्रॉपर न्यूमेरिकल पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कोई डेरिवेशन वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आरएलवीपी में थोड़ा डेरिवेशन है, बाकी और कहीं डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत समझने वाले पार्ट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब इन चारों का मेनली यूज क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं मोलर मास मेनली डिटरमाइन करने के लिए, प्रैक्टिकल यूज है। सॉल्यूट का मोलर मास प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने के लिए ये चारों मेथड यूज किए जाते हैं, ये चारों ऑब्जर्वेशंस यूज किए जाते हैं, जिससे हमें सॉल्यूट का मोलर मास पता चल जाता है। तो एक एक करके सब पे आते हैं। दैट इज सबसे पहला है, दैट इज आरएलवीपी। तो चलो भैया सबसे पहले वाले बात करते हैं, दैट इज आरएलवीपी। ठीक है, क्या कहता है आरएलवीपी? आरएलवीपी का मतलब होता है, देखो यहाँ ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, चलो उस पीछे में आने से पहले, जब हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और बार बार सॉल्यूट टोल्यूट और पार्टिकल्स का यूज किया जा रहा है, मतलब हमको ये समझ के रखना होगा कि सॉल्यूट यहाँ पे हमेशा सॉलिड होगा। अगर किसी को ये तकलीफ हो तो ये ध्यान रखना कि मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, कभी लिखाया नहीं जाता, बट हाँ आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में करके लिख लो, ये अंडरस्टूड है कि सॉल्यूट जो होगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। ठीक है, चलो आ गया। हाँ, आरएलवीपी क्या है? सो आरएलवीपी का मतलब होता है चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, अलग अलग टाइम मैं ही 4 बार लिखूंगा तो 4 अलग अलग तरीके से लिखूंगा इसको, बट जो इसका एक्चुअल कोर है वो सेम ही है। क्या बोलता है कि चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मैंने ये पानी लिया है इस गिलास में, मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दिया, तो कहता क्या है कि बिना शक्कर डाले जो इसका वेपर प्रेशर था वो लो, शक्कर डालने के बाद जो वेपर प्रेशर था वो लो। तो पहले बिना शक्कर का था तो सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, शक्कर डालने के बाद जो होगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दोनों के बीच का डिफरेंस लो और उसको डिवाइड करो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो इसी चीज को बोलता है कि दिस इज नोन एज आरएलवीपी। डन है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझो इस चीज को, न्यूमेरिकली लिख रहा हूँ। सो न्यूमेरिकली क्या बोलूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उसमें से सॉल्यूशन का घटा दो तो अपने को पता चल जाएगा कि भैया चेंज क्या आया, और उसको सॉल्वेंट वाले वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दो। अब कोई ये बोल सकता है कि चलो भैया ठीक है तो समझ गए, तो पहला तो हमको देखना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम क्या लिखें। तो हमको याद है इसको पी नॉट एस लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो पी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वाले नालायक को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट एस लिख सकते हैं। और आरएलवीपी को हम क्या लिख लें, तो देखो ये जो है वो चेंज है, डेल्टा है, तो हम लिख सकते हैं ना कि डेल्टा पी बाई पी नॉट एस। इसका तो मतलब यही हुआ कि चेंज इन वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, सॉरी हाँ सॉल्वेंट का, ठीक है। तो दैट इज डेल्टा पी बाई पी नॉट एस, और यही क्या है, आरएलवीपी। सो भैया आरएलवीपी का न्यूमेरिकल फॉर्म आपके सामने है कि आरएलवीपी का मतलब क्या है। इसका आगे का डेरिवेशन करेंगे, पर यहां तक में किसी को समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया यहां तक तो हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं ऐसे कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट एस को तो पी नॉट एस ही छोड़ दिया, माइनस पी पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, पी ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो, तो पी ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे बोला गया तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, पी नॉट ऑफ सॉल्यूट इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट प्लस पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट एक्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, और हमको पता है कि यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड है तो पी नॉट हो गया लड्डू, तो हमको पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया। देखो तो इसको देख के मुझे बता दो किसी को तकलीफ है तो, हमको पता है कि सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, तो मैं यहाँ लिख लूँ पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट दोनों में कॉमन है, मैं चाहूँ तो उसको उड़ा दूं, मैं, और ये सॉल्वेंट है, याद रखना ये बार बार ऐसे वाला एस नहीं है, ठीक है, ये ऐसे वाला, और इसका मतलब हुआ सॉल्वेंट, शुरू शुरू में भी बता के चला हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ से पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर भी कॉमन, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट नीचे भी है, और ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा बाबू ध्यान दो, तो ये गया। अच्छा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख लूँ तो कोई दुखी हो जाएगा, नहीं भैया कोई दुखी नहीं होगा, हमको पता है कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही तो होता है। सो यहाँ से मेरे पास डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एस या बोलो आर एल वी पी, ये किसके बराबर आ गया, तो ये अपने पास आ चुका है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट जो है ये एक्स एस के बराबर आ गया, और एक्सिस क्या है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो है अपने पास पूरा एकदम डिटेल्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो यही अपने पास कहानी है आरएलवीपी की, तो आप ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, दैट इज आरएलवीपी। अब आपसे बोलेगा कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है। मतलब अगर मान लो कि 100 मोल अगर आपके पास सॉल्वेंट है तो 0.01 मोल सॉल्यूट है, तो 100 में 0.01 को ऐड करने से 100 पे कोई फर्क पड़ेगा, हमको तो पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक एजम्पशन क्या लेते हैं, सो if moles of solute is very less than moles of solvent, अगर ऐसा हो गया कि सॉल्वेंट से बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन नीचे में जो ये ऐड हुआ था ये गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और उसमें छोटी क्वांटिटी ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ये मत बोलना कि ऊपर वाला गायब हो जाएगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में गायब होता है, अकेली क्वांटिटी गायब नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गायब नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये नलायक हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी ऐसी आ गई कि भैया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एस जो है वो किसके बराबर आ गया, सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट, देखो ध्यान दो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या होता है मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हो। तो भैया इसको एक स्टेप और आगे लेके जाओ, तो ये अपने पास कहानी क्या बन के चली आएगी, तो देखो ये कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, डेल्टा पी बाई पी नॉट एस इक्वल्स टू W of solute upon W of solvent into M of solvent upon ये M of solute, ठीक है। और यही तो हमको निकालना होता है, तो आपको क्वेश्चन में ना ये डेटा दे देगा, RLVP दे देगा या डेल्टा पी बाई पी नॉट एस दे देगा, मास दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, ठीक है। मैं ये सारे क्वांटिटीज यहाँ फिर साइड में लिख दे रहा हूँ, M का मतलब होता है मोलर मास, ठीक है, इस W का मतलब होता है मास, W इज मास, और स्मॉल s का मतलब है जो ऐसे कटा हुआ है तो सॉल्यूट, और अगर ऐसा s है तो सॉल्वेंट,
ठीक है। सो ये अपना फाइनल फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सो ये आपके पास पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया आरएलवीपी का, जो मैंने आपको करा दिया। इसको छाप लो, बाकी कहीं तकलीफ हो तो पूछ लो, और इस पे फिर क्वेश्चन देखेंगे कैसा आता है। छापो इसको फटाफट से, शुरू हो जाओ। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट से छापो। छाप लिए? कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं छापा है? छापो 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 छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो। लास्ट वाला जो है ये मेन फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आपको दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया हुआ, पी नॉट दिया हुआ है, पी नॉट दे दिया है। ठीक है, देखो यहाँ वाला पी नॉट दे दिया, ये वाला पी नॉट एस दे दिया है। प्योर बेंजीन का बोला है, सॉरी मिटेगा नहीं, चलो छोड़ो। तो आपको पी नॉट दे दिया, बोलता क्या है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। नॉन ऑब्वियस है, सॉलिड जो होता है वोलेटाइल नहीं होता है। वेटिंग 0.5 ग्राम एडेड, मतलब अब सोचो आपको क्या क्या डेटा में दिया है। आपको पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया दैट इज 0.5 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया। बोलता क्या है कि मोलर मास बेंजीन का है 78। कितने अच्छे लोग हैं, मतलब मोलर मास बेंजीन का जो है, सॉल्वेंट का जो है वो है आपको दे दिया दैट इज 78। ये सारे डेटा आपको दिए हुए हैं। बोलता क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845। अच्छा, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर आपको दे दिया है, मतलब पीएस भी आपको पी सॉल्यूशन भी आपको पता है कितना है। बोलता क्या है कि बताओ मोलर मास सॉलिड सब्सटेंस का कितना होगा। अब फटाफट से सोचो और खटाखट से सॉल्व करके बताओ कि कितना होगा। शुरू हो जाओ, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो।
डेल्टा पी में क्या लिखोगे, डेल्टा पी में लिखोगे पी नॉट एस माइनस पी एस, पी ऑफ सॉल्यूशन, यही तो था ना डेल्टा पी। देखो यहाँ ध्यान दो, जिनको भी समस्या है, ये डेल्टा पी बोलोगे सर डेल्टा पी तो देवे नहीं किया, अरे डेल्टा पी क्यों दे, आपको पता है ना कि डेल्टा पी क्या है, कैसे पता आपको डेल्टा पी, देखो तो यहाँ पी नॉट एस माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको दिया ही है, ये आपको दिया है, तो आप डेल्टा पी नहीं लिख सकते हो, तो बस वही डेल्टा पी यहाँ पुट करो, यहाँ पी नॉट एस पुट करो, डब्ल्यू एस पुट करो, डब्ल्यू एस पुट करो, एम एस पुट करो, फटाफट से ये एम एस आ जाएगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, खटाखट करो और आंसर बताओ क्या होगा। शुरू हो जाओ। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो जल्दी से। करो और रहे हो। क्यों मेरे को भी ऐसा फीलिंग है कि वीडियो ऑन करवा करवा के मुझे देखना पड़ेगा कि सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या चाहते हो, यही किया जाए? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बहुत टाइम लग गया। नहीं करोगे तो फिर आगे क्या ही बढ़ेंगे अपन। एक कैलकुलेशन है वो नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसा है क्या कि समझ में नहीं आया कैसे लगाना है, क्या लगाना है, क्या वैल्यू लगाना है? एक फॉर्मूला, सारा डेटा दिया हुआ है, बता दो। अगर कोई ऐसा इसको लग रहा है कि हमको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। बोलो दीक्षा, बोल। सर चैट नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। चैट नहीं जा रहा है? हाँ मतलब वो उस पर टाइप ही नहीं हो रहा है। चैट आ रहा है, मेरे पास आ गया, एक आंसर आ गया। हम लीव करके वापस ज्वाइन किए फिर भी नहीं हो रहा है। तो तेरे में कुछ एरर होगा इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है आर्यन, सही है, एक आंसर तो सही आया। मेरा भी आ गया, बता दे। ना, मैसेज कर। नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। पांडे सॉल्व होगा? अनिमेश, कुछ उम्मीद है सॉल्व होने की? आयुष, रेवांश, रोशन, रोशन का आंसर आया। निखिल, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो यार क्या कर सकते हैं फिर? फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पता है, क्या करो यार, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा पता नहीं। मैं भी शायद कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। ठीक है दिव्यांशु, बट बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करो सॉल्व करो। लास्ट ही क्वेश्चन, इसके बाद नहीं करा रहे हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। रिवांश ठीक है? चलो ठीक है, तो भैया इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, आप लोग इतना कष्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ वैल्यूज पुट करना शुरू कर रहा हूँ। सो देखो, अपने पास फॉर्मूला क्या था? अपने पास फॉर्मूला था पी नॉट एस माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट एस इक्वल्स टू mass of solute upon mass of solvent multiplied by molar mass of solvent divided by molar mass of solute। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है। डन है? अब चलो भैया वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। क्या है भैया? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, देखते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है। 0.85। चलो, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 0.85। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 0.845 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, थोड़ा सा मतलब भाई ये है, मतलब कैलकुलेशन करने में तो थोड़ी हालत खराब होगी। 85, जीरो लगाना लगाओ, नहीं लगाना उससे क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास है 0.5। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ आपने को? 39। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपने को कितना होगा पूछा है, तो मान लो x मान लिया, या MSC लिख लो, छोटा MS लिख लेते हैं, ठीक है। और अपने पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? देखो कितना अच्छे लोगों के बेंजीन का ही मोलर मास दिया, दैट इज 78। आपको इसमें बस वैल्यूज पुट करना है, मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसका 169 आया है? निखिल ठीक है, 169 भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली मोटा मोटी लगभग बराबर आ जाएगा 170 के, ठीक है। 170 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 170 ही आ जाएगा, ठीक है। सो ये कहानी है आपके पास कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं RLVP के क्वेश्चन। क्वेश्चन इसके बिल्कुल आसान आते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई टफ ऑफ क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पढ़ा, एजियोट्रॉप्स पढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में RLVP पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको एक चीज पढ़ के आना है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट के टॉपिक्स है एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पढ़ के आइएगा थ्योरी। और एक चीज है दैट इज एबनॉर्मल मास, वेंट ऑफ फैक्टर, रीडिंग डाल के आना। सो मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में चैप्टर द एंड हो जाएगा। बाकी यहां तक किसी को समस्या है तो पूछ लो, यहां तक में किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ ले, अगले क्लास में इस चैप्टर को हम पैक कर देंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी यहां तक इंटेक्स्ट के हैं, उन इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कर लो, ठीक है। बस ये 3 टॉपिक को छोड़ देना। 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिया, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और आपके पास मतलब इन्हीं सबसे रिलेटेड है, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। तो इसको छोड़ के आपके पास जितने क्वेश्चन है उनको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। डन है? चलो ठीक है, तो अपन आज की सभा को यहीं पे विराम लगाते हैं। जिसके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ, छोड़ देता हूँ, बोलते हो मैं लेट लेट तक क्लास लेता हूँ, नालायक से।
ऑफलाइन में? अच्छा।